Hello, students. Welcome back. I welcome you all to the class of physics of class 10th ICSE board. Here we are discussing work, energy, and power. It is lecture 8. And in today's lecture, we are going to discuss the numericals of exercise 2B. Okay, students, it is me, Karthik sir, and let's begin today's lecture. Yes, students. So in our last lecture, what we have done, we have solved up to question number 5th. Okay, so sixth question here, students. A boy weighing 25 kgf climbs up from first floor at a height of 3 meter above the ground to the third floor at a height 9 meter above the ground. What will be the increase in its gravitational potential? तो यहाँ पर क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर सिक्स में? अगर आप देखें सिक्स में H1 आपको दी हुई है 3 मीटर, ठीक है। उसके बाद H2 आपको दी है 9 मीटर और मास आपको यहाँ पर वेट दिया है। एक्चुअली हियर वेट इज 25 kgf। तो अगर आप देखें तो आपको mg दिया है 25 kgf और 25 kgf को अगर आप कन्वर्ट करते हैं न्यूटन में तो आपको इसके लिए यहाँ g का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और वो g आपको दिया हुआ है 10 न्यूटन, तो इट वुड बी 250 न्यूटन। ओके, इट इज गिवन। नाउ आपको क्या निकालना है? इंक्रीज निकालना है। तो आप क्या करें, H1 से H2 पर गया है, H1 नीचे था और यहां से वो H2 पर गया है ना, दिस इज H1 और वो जहां गया है वो पॉइंट H2 है। तो हाइट ऊपर जाने पे बढ़ती है। तो डेल्टा यू आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि अगर H2 H1 से बड़ा है तो आप क्या लिखेंगे? डेल्टा यू एम जी H2 माइनस H1 लिखेंगे, ठीक है। अगर छोटा है तो H1 में से H2 माइनस करेंगे अगर H1 बड़ा है और H2 छोटा है। बट इफ H2 is greater than H1 then you have to do H2 minus H1. Always you have to get the result positive. Okay, so here delta U is equals to mg की वैल्यू कितनी निकाली है आपने? इट इज 25 न्यूटन, सॉरी 250 न्यूटन and H2 is 9, H1 is 3. So what you get? 250 into 3. 1 second, students. Yes, so 9 minus 3 is equal to 6 and 250 into 6 is equals to 1500 joule. Okay, so this is the answer, students. As you can see here, it is the answer. Next question number 7th. A vessel containing 50 kilogram of water is placed at a height of 15 meter, अच्छा, above the ground, ठीक है। Assuming the gravitational potential energy at the ground to be zero, okay, what will be the gravitational potential energy of the water in the vessel? ठीक है, बड़ा सिंपल है क्वेश्चन। तो आपको m दिया है, g की वैल्यू दे रखी है, h दे रखा है, आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। u इज इक्वल टू एम जी एच, फॉर्मूला पुट कीजिए और आंसर निकाल दीजिए, ठीक है। भाई ये फॉर्मूला नहीं पड़ा, u इज इक्वल टू एम जी एच, बस तो यही फॉर्मूला पुट कीजिए। फॉर्मूला होता है ना u इज इक्वल टू एम जी एच, ये फॉर्मूला लगाइए और आंसर निकाल दीजिए, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। अ मैन ऑफ मास 50 किलोग्राम क्लाइम्स अप अ लैडर ऑफ 10 मीटर, ठीक है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द मैन एंड द इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी। वेरी गुड, अभी फाइंड आउट कर लेते हैं क्या क्या दे रखा है, वो नोट कीजिए पहले। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ये दिया है कि जो मास है लड़के का वो कितना है? 50 किलोग्राम। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि वो 10 मीटर की हाइट तक जाता है, तो h इज इक्वल टू 10 मीटर हो गया। पहले पार्ट में उन्होंने कहा है वर्क डन, यानी W फाइंड आउट करना है। तो अब जरा देखिए, कोई बॉय है जो ग्राउंड से यहां तक जाता है, ठीक है। ये हाइट आपको दी है h मान लीजिए, और उसका जो वेट है वो mg नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। इतना ही फोर्स उसे ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा चढ़ने के लिए, तभी तो वो चढ़ पाएगा।
तो W का जो फॉर्मूला होगा वो कितना हो जाएगा, फोर्स कितना है mg, डिस्प्लेसमेंट कितना है h, तो कितना हो जाएगा mgh। m की वैल्यू कितनी थी 50, g की वैल्यू क्या है 9.8 और h की वैल्यू क्या है 10, पुट कर लीजिए 4900 जूल। ठीक है, बी पार्ट में कहा है आपसे, व्हाट इज इन बी पार्ट, पोटेंशियल एनर्जी, जितना वर्क होता है उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी भाई, अर्थ पर कितनी थी पोटेंशियल एनर्जी जीरो जब आप सरफेस ग्राउंड पर थे, और हाइट पर जाकर कितनी हो जाएगी mgh, तो इंक्रीज कितना हुआ mgh माइनस जीरो इज इक्वल टू mgh, और mgh की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ पर 4900 है। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप यू अंडरस्टूड इट। भाई व्हाट इज इंक्रीज, इंक्रीज मींस चेंज। तो आप देखो अगर ग्राउंड पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है और हाइट पर जाकर u हो गई तो चेंज क्या होगा, u माइनस जीरो ही तो होगा, एंड u माइनस जीरो इज इक्वल टू कितना होता है, u माइनस जीरो इज इक्वल टू u, तो इसलिए यहाँ पर mgh माइनस जीरो इज इक्वल टू mgh। ओके स्टूडेंट्स, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग। A block A weighing 100 Newton, okay, is pulled up a slope of length 5 meter by means of a constant force of this, ठीक है, as illustrated in the figure। ठीक है, तो यहाँ पर आप बात को समझ लें कि क्या क्या हो रहा है। एक फोर्स है और उस फोर्स की वैल्यू आपको 100 न्यूटन दे रखी है, ये जो पूरी लेंथ है ये 5 मीटर की है एज यू कैन सी, और जो ये वर्टिकल हाइट है ये 3 मीटर की है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स एफ इन मूविंग ब्लॉक ए थ्रू 5 मीटर। तो पहले वाले का जो सॉल्यूशन है वो कितना होगा एफ इंटू एस, और जहां पर एफ कितना है आपके पास, अगर आप देखें फर्स्ट पार्ट के लिए एफ आपको 100 न्यूटन दे रखा है ना, ये रहा, ये यहाँ पर 100 न्यूटन है। ठीक है, एज यू कैन सी हियर इट इज 100 न्यूटन, और 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, तो 100 इंटू 5 कितना हो गया 500 जूल। ठीक है, तो पहले वाले का आंसर क्या हो गया 500 जूल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट इसका क्या कह रहा है देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में व्हाट इज द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक ए। देखिए जरा, जब ब्लॉक ए यहां पर था पॉइंट ए पर, तब एकदम नीचे था, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी जीरो, तो ग्राउंड पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, और जब वो इस हाइट पर पहुंच गया तो एच आपके पास कितना दे रखा है 3 मीटर, ये दे रखा, तो जब वो यहां पर पहुंच जाएगा तो एच हाइट हो जाएगी उसकी 3 मीटर हाइट हो जाएगी, और वेट कितना दे रखा है उसका 100 न्यूटन, यू कैन सी हियर इट इज 100 न्यूटन। तो इस केस में आप फॉर्मूला लगाएंगे एम जी एच, एम जी कितना है, एम जी है 100 न्यूटन, और एच कितना है 3, तो इट वुड बी 300 जूल। ओके, समझ में आई बात, एम जी कितना था 100 न्यूटन, एज यू कैन सी हियर एम जी था 100 न्यूटन, और एफ भी 100 न्यूटन था। एफ हमें ए पार्ट में यूज करना था और एम जी यूज करना था बी पार्ट में। नाउ सी पार्ट में क्या कह रहा है, लेट्स सी। In part C, account for the difference in work done by the force and the increase in potential energy of the block। ये कह रहा है कि दोनों केसेस में जो अमाउंट ऑफ वर्क, मतलब पहले केस में अमाउंट ऑफ वर्क 500 जूल आया, और जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया वो 300 जूल आया। तो ये बताइए कि ये 500 जूल जो थी एनर्जी, उसमें से 300 जूल ही यहां तक जाने में बची, तो 200 जूल कहाँ गायब हो गई भाई टॉप तक जाने में। सपोज कीजिए कि ये जो एफ फोर्स था इसने 500 जूल वर्क किया है, तो अब जितना वर्क किया था टॉप पर जाकर उतनी एनर्जी उसके पास नहीं है, उसके पास एनर्जी कितनी आई 300 जूल, तो बची हुई एनर्जी गई कहाँ, तो पहले तो बची कितनी 500 में से 300 को आप माइनस कर लो, कितना बचा 200। ठीक है, और ये 200 जूल एनर्जी वेस्ट हो गई, क्या हो गई वेस्ट, किसमें, उस सिस्टम को, उस ब्लॉक ए को नीचे से ऊपर ले जाने में, जो वहां पर अपोजिंग फोर्स थे, फ्रिक्शनल फोर्स थे, फ्रिक्शन था, उस फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने में वेस्ट हो गई। ठीक है, तो यही यहाँ पर आंसर भी दिया है, यू कैन सी द डिफरेंस दैट इज 200 जूल एनर्जी इज यूज्ड इन डूइंग वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन
between the block and slope which will appear as the heat energy. यानी ये 200 जूल जो एनर्जी है ये क्या हुई, ये 200 जूल एनर्जी डिग्रेडेड एनर्जी है, 300 जूल उसके पास बची और उसको मिली कितनी थी, 500 जूल मिली थी क्योंकि वर्क 500 जूल हुआ। ठीक, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम। मूविंग विद दिस, तो आपको यहाँ V दे रखा है, ये रहा, M दे रखा है, ये रहा, आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, K इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर लेंगे। इफ द स्पीड ऑफ कार इज हाफ, हाउ डज इट्स काइनेटिक एनर्जी चेंज। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, स्पीड ऑफ कार हाफ कर दीजिए। सबसे पहले तो देखिए K इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। तो अब अगर आप यहाँ पर m को चेंज ना करें और 1/2 तो कांस्टेंट होता ही है, तो k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, v स्क्वायर हो गया, है ना, यही तो मतलब हुआ। चलो ऐसे नहीं समझ में आता अगर प्रोपोर्शनलिटी, तो हम दूसरा तरीका ले लेते हैं। तो अभी क्या करा उन्होंने, v नया v जो है v2 मान लीजिए, वो कितना कर दिया, वो ट्वाइस ऑफ v कर दिया, है ना, पुराने v का ट्वाइस कर दिया। तो अब नई जो ये k1 आपके पास इतनी थी, k2 की तक क्या हो जाएगी, 1/2 m, अच्छा सॉरी, तो आई मिसरेड अगेन, इट इज हाफ नॉट डबल्ड, तो v/2 किया है, तो ये हो जाएगा हाफ m, और v2 की जगह आप क्या डालेंगे, v/2 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा, k2 इज इक्वल टू होगा हाफ m v स्क्वायर बाई 4। एक इक्वेशन इसे मान लीजिए, एक इक्वेशन इसे मान लीजिए। अब k2/k1 करके देखिए कितना आता है, k2/k1 ये कितना हुआ, 2 4 जा 8, तो 1/8 mv स्क्वायर, और ये कितना हुआ, 1/2 mv स्क्वायर, क्वेश्चन 1 वाला, इससे एक कट गया तो आंसर कितना आया, 1:4। कितना आया आंसर, 1:4। यानी अगर आप जो है क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को अगर आप वेलोसिटी को हाफ करेंगे, स्पीड को हाफ करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। समझ में आई बात, व्हाट विल हैपन टू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी वुड बिकम 1/4, ओके, it would be 1/4, it means k2 will be equal to k1/4। ठीक है, समझ में आ गया, और यही यहाँ पर आंसर दिया है, इज द आंसर, इट बिकम्स 1/4। नेक्स्ट, टू बॉडीज ऑफ इक्वल masses are moving with uniform velocity v and 2v, find the ratio of kinetic energy। ये अब आप अपने आप करेंगे, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आपको कुछ नहीं करना, जैसे ये v2 वाला जो केस था, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको v2 जो है वो ट्वाइस ऑफ v करना है, और फिर इसी तरीके से सॉल्व करना है, और यहाँ तक k2 की वैल्यू k1 के टर्म में नहीं निकालनी, बस रेशियो निकाल कर छोड़ देना है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बॉडीज हैव masses in the ratio 5:1 and kinetic energy is in the ratio 125:9, calculate the ratio of their velocities। ओके, अभी पता कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है वो, क्वेश्चन नंबर 13 में ये कहा है कि यहाँ पर मास जो है उनका रेशियो, यानी m1:m2 ये दिया हुआ है 5:1। तो अगर आप मान लें कि m1 की वैल्यू 5x है, तो m2 की वैल्यू कितनी है, m2 की वैल्यू दे रखी है आपको x। ठीक है, और दूसरी चीज आपको क्या दी है, k1:k2 ये दिया है 125:9। तो इसका मतलब कि अगर आप k1 को 125 मानते हैं, तो k2 जो होगा वो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये तो मीनिंग हो गया। अब वो वेलोसिटीज का रेशियो पूछ रहा है, यानी आपसे क्या पूछ रहा है, v1:v2 पूछ रहा है। चलिए निकालते हैं, देखते हैं कैसे होना है। तो देखिए जरा, यहाँ पर क्या होता है फॉर्मूला, k1 इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर, और k2 इज इक्वल टू हाफ m2 v2 स्क्वायर। दोनों का डिवाइड दे दे तो यहाँ k1/k2, और यहाँ पर ये हाफ से हाफ कैंसिल,
तो क्या आया, K1/K2 इज इक्वल टू M1 V1 स्क्वायर ओवर M2 V2 स्क्वायर। वैल्यूज पुट कीजिए। K1 और K2 की वैल्यूज क्या थी, 125y डिवाइडेड बाई 9y इज इक्वल टू M1 की वैल्यू 5x V1 स्क्वायर, M2 की वैल्यू x V2 स्क्वायर। यहाँ से x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो ये क्या आ गया, V1 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपको पता चलता है 125 डिवाइडेड बाई 9 और ये वाला 5 यहाँ पहुंच जाएगा तो इट विल बी 9 इंटू 5। 5 से इसे काटें 25 टाइम्स कट गया, स्क्वायर रूट ले दोनों तरफ, तो V1/V2 इज इक्वल टू अंडर रूट 25/9 which will be equals to 5/3, hence the ratio is 5:3. This is the ratio. Okay students, you can see the answer here. So this is how it will be solved. Moving to the next question. Yes, so the next question is, a car is running at a speed of 15 km per hour while another similar car is moving at a speed of 45 km per hour. Find the ratio of their kinetic energies. Okay, find out करते हैं. So students, यहाँ पर दोनों कार्स सिमिलर हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में अगर आप देखें तो बोथ कार्स आर सिमिलर, इट मीन्स कि मास दोनों के इक्वल हैं और आपने दोनों का मास m मान लिया। ओके, नाउ v1 इज गिवन टू बी 15 किलोमीटर पर आवर और हम इसे इसी यूनिट में रहने देते हैं क्योंकि कैंसिल आउट होना है इसमें, और v2 इज गिवन टू बी 45 किलोमीटर पर आवर। ओके, नाउ इन रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी K1/K2 निकालना है, इट वुड बी हाफ m1 v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाफ m2 v2 स्क्वायर। m1 और m2 दोनों सेम थे तो मैंने m2 की जगह भी m1 लिख दिया था। ठीक है, दोनों ही सेम थे, एज यू कैन सी हियर, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। नाउ व्हेन ऑल विल बी कैंसिल्ड आउट, व्हाट विल बी लेफ्ट, 1/2 से 1/2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो K1/K2 विल बी इक्वल टू v1 का स्क्वायर दैट इज 15 का स्क्वायर विच इज 225 डिवाइडेड बाई 45 इंटू 45, इसको भी 15 इंटू 15 ही लिख लेते हैं ऊपर। ठीक है, हाँ क्योंकि हमें तो कैंसिल करने हैं, तो 15 इंटू 15 काटते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये सब कट गया, क्या बचा, K1:K2 is equal to 1:9. Here's the answer students, you can see here. Now the next question, a ball of mass 0.5 kilogram slows down to us from a speed of 5 meter per second to 3 meter per second. Calculate the change in kinetic energy of the ball. स्पीड कम हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर क्या हो रहा होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हो रही होगी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्पीड के स्क्वायर पर डायरेक्टली डिपेंड करती है। ठीक है, अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या क्या गिवन है आपको, यहाँ पर मास गिवन है 0.5 किलोग्राम, स्पीड गिवन है यानी u गिवन है, कितना था इनिशियल 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल कितना है v 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर इनिशियल K1 निकालते हैं तो हाफ mu स्क्वायर से निकाल लेंगे। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे आप लोग, कैलकुलेशन आई एम लीविंग ऑन यू स्टूडेंट्स, तो यू विल कैलकुलेट इट एंड देन फाइंड आउट ये वैल्यू कितनी है। ओके, यहाँ पर रुकिए जरा, इसे रब कर लेते हैं, स्पेस बना लेते हैं थोड़ा लिखने के लिए। यस स्टूडेंट्स, सो कैलकुलेशन आप लोग करेंगे, सिमिलरली यू विल फाइंड K2 हाफ mv स्क्वायर से, और क्योंकि u से v छोटा था इसलिए K2 भी यहाँ K1 से छोटा होगा, फिर आप उसके बाद K1 माइनस K2 निकाल लेंगे, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, अब ये सॉल्व करना आपका काम है, इट विल बी डन बाय यू ओनली। ओके,
Now question number 16 students, let's see what it says. Question number 16 में अ कैनन बॉल, छोड़ो कि कैनन बॉल क्या होता है, बॉल क्या है बस इस बात पे ध्यान रखेंगे हम लोग. A cannon ball of mass 500 gram is fired with a speed of 15 मीटर पर सेकेंड. ओके, फाइंड काइनेटिक एनर्जी एंड इट्स मोमेंटम. दो चीजें पता करनी है आपको, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम. तो देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या दिया है. यहाँ पर आपके पास गिवन है मास 500 ग्राम, इसको आप कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में 1000 का डिवाइड देकर. तो 500 में जब आप 1000 का डिवाइड देंगे इट विल कम आउट टू बी 0.5 किलोग्राम. ओके, उसके बाद फिर आप देखेंगे स्पीड कितनी है, v आपको दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकेंड. फर्स्ट पार्ट में आपके पूछा है काइनेटिक एनर्जी, तो k इज इक्वल्स टू क्या होता है, k इक्वल्स टू आपके पास होता है हाफ एम वी स्क्वायर. तो k इज इक्वल टू आप फॉर्मूला पुट करेंगे हाफ एम वी स्क्वायर एंड दिस इज हाउ यू गेट इट. और सेकंड पॉइंट यहाँ पर, सेकंड मोमेंटम का है, p इज इक्वल्स टू क्या होता है, p इज इक्वल टू होता है एम वी. तो दिस इज हाउ यू विल फाइंड इट आउट. ओके, आपको दोनों चीजें मिल जाएंगी. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. A body of mass 10 kilogram is moving with a velocity of 20 meter per second. If mass of body is doubled and its velocity is halved, find initial kinetic energy and final kinetic energy. Okay. तो पहले तो हम इनिशियल निकालते हैं. इनिशियल के लिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में. इनिशियल, इनिशियली क्या क्या कंडीशंस थी हमारे पास. इनिशियली हमको यहाँ पर जो गिवन है वो क्या है, जो मास है m1 वो गिवन है 10 किलोग्राम और जो वेलोसिटी है वो गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड. तो इस हिसाब से हम v1 20 मीटर पर सेकेंड है. तो यहाँ से हम अगर k1 निकालें तो k1 क्या हो जाएगा, हाफ m1 v1 स्क्वायर. ठीक है, वैल्यूज पुट करके आप सॉल्व कर लेंगे, you'll get the answer here. अब फाइनली क्या होता है, लेट्स सी. फाइनली यहाँ पर ऐसा होता है कि आपको कहा गया है कि मास आप डबल कर लें, यानी m2 जो है वो ट्वाइस ऑफ m1 है. इसका मतलब कितना है, 2 10 जा 20 किलोग्राम. और वेलोसिटी जो है वो कितनी है, हाफ है. इसका मतलब v1/2, इसका मतलब हो गया 20/2, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड. अब आपको फिर से k2 निकालना है, आप निकाल लेंगे आई होप. इट वुड बी हाफ m2 v2 स्क्वायर. कैलकुलेट करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर हियर. ओके, समझ में आ गई बात. so this is how you will calculate it. I hope you will be able to solve it. Moving to the next question students. Yes students, so in the next question it is asking, a truck weighing 100,000 kgf changes its speed from 36 km per hour to 72 km per hour in 2 minutes. Calculate the work done by the engine and its power. Okay, so question number 18 में देखते हैं क्या क्या दिया है. एक तो वेट दिया है, जी की वैल्यू 10 लेनी है. वेट दिया है आपको एम जी विच इज इक्वल टू 1000 के जी है. और इसको अगर आप देखते हैं, सॉल्व करते हैं फर्दर, तो इट विल बी एम जी इज इक्वल टू 1000 जी न्यूटन. जी से जी कैंसिल, तो एम इज इक्वल टू आ गया 1000 किलोग्राम. वेट दिया है आपको. आगे उसने इस क्वेश्चन में क्या कहा है स्टूडेंट्स, स्पीड्स दी हैं दो. एज यू कैन सी हियर, यू आपको दी है 36 किलोमीटर पर आवर. इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इन मीटर पर सेकेंड. उसके लिए क्या करते हैं, 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं. तो 36 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, तो इट विल बी 10 मीटर पर सेकेंड. और ऐसे ही वी आपको दिया है 72 किलोमीटर पर आवर. अगर आप इसको भी सॉल्व करते हैं, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं, तो इट विल बी 20 मीटर पर सेकेंड. फिर वो आपसे फर्स्ट पार्ट में पूछता है वर्क डन. तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, इफ़ यू रिमेंबर आपको वर्क डन का फॉर्मूला वर्क एनर्जी थ्योरम में बताया था, हाफ एम
पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है इस क्वेश्चन में, यू विल बी एबल टू सॉल्व, आप कर लेंगे। सेकंड पार्ट में आप देखिए, सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में पावर के बारे में पूछा और टाइम और दिया हुआ है उसने। टाइम आप देख सकते हैं 2 मिनट्स दे रखा है, तो 2 मिनट्स का मतलब हो गया सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 2 इंटू 60 दैट इज 120 सेकेंड्स, है ना। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू होता है W/T। ये जो वर्क था जूल में आया था, और जब आप वर्क की वैल्यू यहाँ से लेंगे जो ऊपर सॉल्व किए पार्ट ए में, टाइम की ये वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे, दिस आंसर वुड कम आउट इन वॉट। ओके स्टूडेंट्स, so this is how you will solve it and you'll get the answer. Okay, moving to the next question. Here a body of mass 60 kilogram has a momentum of this, calculate kinetic energy and speed of the body. फटाफट कर सकते हो आप क्या इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 19 में मास दे रखा है 60 किलोग्राम, मोमेंटम दिया हुआ है 3000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्या पूछा पहला क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, फर्स्ट पार्ट में क्या है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते, एक रिलेशन थी अगर आपको याद हो, के इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, ये रिलेशन थी। पी की वैल्यू है, एम की वैल्यू है, पुट करो आंसर आ जाएगा जूल में। यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, दूसरा पार्ट आपसे ये कह रहा है कि स्पीड पता कीजिए, तो पी इज इक्वल टू एम वी होता है, तो यहाँ से वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी अपॉन एम, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, पी पता है एम पता है, पता कर लो पी कितना होगा, एंड दिस आंसर वुड बी इन मीटर पर सेकेंड। ओके, moving to the next question. How much work is needed to be done on a ball of mass 50 gram to give it a momentum of 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब यहाँ पर वो ये कह रहा है कि एक 50 ग्राम की बॉल है, उसको मोमेंटम देना है। तो इस क्वेश्चन में भी बहुत सिंपल है, आप देखें, वो बॉडी जो है, जो बॉल है 50 ग्राम उसका मास है, 50 ग्राम का मतलब हो गया 0.05 किलोग्राम, ये उसका मास है। इनिशियली बॉल रेस्ट में है, फाइनली आपको उसे मोमेंटम देना है, ठीक है। और मोमेंटम जो देना है वो यहाँ पर आपको कितना दिया हुआ है, पहले आप वहाँ से v फाइंड आउट करें, ठीक है, और फिर आप v फाइंड आउट करके w फाइंड आउट करेंगे। यहाँ आपको दिया क्या है, मोमेंटम दे रखा है 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अब आपके पास चॉइस है, आप ऐसा कर सकते हैं कि v फाइंड करें फिर मोमेंटम फाइंड करें। एक और तरीका ये है कि आप पहले काइनेटिक एनर्जी सीधे फाइंड आउट कर लें, पी स्क्वायर अपॉन 2m से, के फाइनल, ठीक है। के इनिशियल क्या हो जाएगी, क्योंकि u जीरो है तो के इनिशियल क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और उसके बाद फिर आप W का फॉर्मूला लगा लें, के एफ माइनस के आई, के एफ यहाँ से कैलकुलेट कर ली, के आई जीरो है, आप यहाँ से सॉल्व करेंगे आपको W पता चल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 21st question students, how much energy gained by a box of mass 20 kilogram when a man carrying a box waits 5 minutes for a bus, runs carrying a box with a speed of 3 meter per second to catch the bus, raises the box 0.5 meter in order to place it inside the bus. Yes students, so when man waits, पहला बार देखते हैं, जब वो वेट कर रहा है तो मतलब वो रेस्ट में है, और अगर रेस्ट में है तो मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो है, और डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क भी क्या होगा, जीरो होगा, है ना। दूसरे केस में जब वो 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से रन कर रहा है तब वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू होगा हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि वो पहले खड़ा हुआ था तो इनिशियल एनर्जी तो उसकी जीरो थी, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ मास दे रखा है उसको कि वो कितना मास उसके पास है, और वी ये दे रखा है 3 मीटर पर सेकेंड। और थर्ड केस में जब वो ये कह रहा है कि अगर वो बॉक्स को रेज करता है 0.5 मीटर तो कितना वर्क करेगा, तो इस केस में वर्क डन का थर्ड केस में फॉर्मूला हो जाएगा mgh,
आपको m पता है, g दे रखा है, h दे रखा है 0.5 मीटर, आप पुट करेंगे यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो क्योंकि वो इनिशियली रेस्ट में था तो इनिशियली वर्क भी जीरो था और काइनेटिक एनर्जी भी इनिशियल कैसी थी, जीरो। फाइनल काइनेटिक एनर्जी के एफ आपके पास हाफ एम वी स्क्वायर है, के आई जीरो थी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से आपने दूसरे केस का वर्क डन निकाल लिया और डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी एच से आपने तीसरे केस का वर्क डन निकाल लिया। ओके स्टूडेंट्स, और ये क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो वर्क करते हैं वही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, a bullet of mass 15 gram is moving with a velocity of 500 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका मतलब अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक बुलेट है, इसका मास दे रखा है 50 ग्राम। 50 ग्राम का मतलब वही हो गया 0.05 किलोग्राम, 1000 का डिवाइड दिया। 500 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो यू आपने 500 मीटर पर सेकंड मान ली। इसके बाद वही कहता है कि इट पेनिट्रेट्स अ 10 सेंटीमीटर इनटू स्टिल टारगेट एंड कम्स टू रेस्ट। जब भी कम्स टू रेस्ट आता है तो इसका मतलब ये होता है कि बॉडी की फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई। तो वो एक टारगेट में, एक बॉक्स में अंदर घुसती है और अंदर घुसने पर उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, जीरो। तो बी हो गया जीरो। और रुकने से पहले उसने डिस्टेंस कितनी कवर की है, ये जो उसने किसी ब्लॉक में घुसने पर, सपोज कीजिए कि ये एक ब्लॉक था, ये गोली आ रही थी, इस ब्लॉक में घुस के यहाँ तक उसने डिस्टेंस कवर की, तो ये जो डिस्टेंस कवर की ये डिस्टेंस है एस। और ये एस कितना हो गया, ये दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर को अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये विल इट विल बी 0.1 मीटर, 100 से डिवाइड देंगे जब तक। अब क्वेश्चन में क्या है, काइनेटिक एनर्जी पजेस्ड बाय द बुलेट। तो ए पार्ट आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, के इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कितनी थी, तो यू लगाएंगे, आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, बी पार्ट में वो कह रहा है एवरेज रिटार्डिंग फोर्स, ये मामला है। तो अब इसमें देखिए वो फाइनली रुक गया था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वर्क डन जो कि एफ इंटू एस के भी इक्वल होता है, ये हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसके भी इक्वल होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की। और यहां से आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास फोर्स आएगा, और फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी। एस की वैल्यू आपको दे रखी है, बी आपके पास है, यू आपके पास है, एम आपके पास है। इस रिलेशन में जो आप एफ इंटू एस इज इक्वल टू दिस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो फोर्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी। और यहाँ जो नेगेटिव साइन है ये क्या शो कर रहा है, रिटार्डिंग नेचर। इस बात को शो करेगा, रिटार्डिंग नेचर। इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में रिटार्डिंग फोर्स ही पूछा था, तो इसलिए उन्होंने क्वेश्चन में आंसर जो दिया होगा उसमें यहाँ पर माइनस नहीं लगाया। ओके स्टूडेंट्स, सो ये अच्छा क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट, अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। और अगर नहीं आता है आपको समझ में तो यू कैन आस्क अगेन। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट वन। A spring is kept compressed by a small trolley of mass 0.5 kilogram lying on a smooth horizontal surface as shown. अच्छा, when the trolley is released it is found to move with the velocity of 2 meter per second. What is the energy possessed by the spring? देखो जी, हमने एक बात समझी थी कि अगर ये स्प्रिंग में, ये स्प्रिंग है और ये कंप्रेस्ड है और इस स्प्रिंग से कोई ट्रॉली ऐसे कनेक्टेड है ना, तो जब ये स्प्रिंग रिलीज होगी तो ट्रॉली को इसकी जो इसके पास क्या थी, स्प्रिंग के पास कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। और जब स्प्रिंग रिलीज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में, और जिसकी वजह से ट्रॉली चलने लगेगी वी स्पीड से। अब क्वेश्चन नंबर 33 में, सॉरी 23 में अगर आप देखें तो यही हुआ है, स्प्रिंग के पास जो एनर्जी थी वही एनर्जी उसे मिल गई है। अब वो पूछ रहा है कि जब स्प्रिंग जो है वो दबी हुई थी तो उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी, तो स्प्रिंग के पास उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी थी इनिशियली जितनी की बाद में फाइनली ट्रॉली के पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, है ना। तो ट्रॉली के पास फाइनल कितनी काइनेटिक एनर्जी आई ये हमको पता करना है, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ एम वी स्क्वायर। अब हाफ एम की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.5 किलोग्राम, तो ये 0.5 और v की वैल्यू 2 का स्क्वायर, सॉल्व कर लेंगे इसमें। और जब इसे आप सॉल्व करेंगे u इनिशियल को,
then you will get the value of 1 joule, so it will be the value. सॉल्व करके you'll get it. Okay, तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा भाई यह कॉन्सेप्ट हमने लगाया क्योंकि जो u है वही तो k में कन्वर्ट हुआ था, तो जितना इनिशियली u था वही फाइनली k बन गया था, काइनेटिक एनर्जी बन गया था स्प्रिंग के कंप्रेस होने पर उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी थी वही तो जब स्प्रिंग रिलीज हुई तो पोटेंशियल एनर्जी किसको मिल गई, ट्रॉली को, और ट्रॉली चलने लग गई तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो इसका मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ट्रॉली। ये कॉन्सेप्ट आपने अप्लाई किया एंड दिस इज हाउ यू विल सॉल्व इट। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। प्रैक्टिस ऑल द न्यूमेरिकल्स योरसेल्फ। पूरी एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे डिस्कस की है। इन द नेक्स्ट लेक्चर टुमारो वी विल start the next part of this chapter. Okay students, till then thank you, take care, enjoy कीजिए, पढ़ाई कीजिए, खुश रहिए।